Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ कॉमन्स। हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन की हिस्ट्री क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स की कंपोजिशन क्या है, फिर हाउस ऑफ कॉमन इसकी पावर्स क्या है और लेजिस्लेशन में या बिल मेकिंग में इसका रोल क्या है, और फिर हाउस ऑफ कॉमन की लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों, बरतानवी पार्लियामेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल है, यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और दूसरा हिस्सा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सेनेट है, इसी तरह बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स को जो लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किंग अपॉइंट करता है। हाउस ऑफ कॉमन सॉवरन इदारा है, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है। और हाउस ऑफ कॉमन को हेड स्पीकर कर रहा है और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है हाउस ऑफ लॉर्ड को हेड कर रहा है, गवर्नमेंट हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया तो उस वक्त एक बैरन्स की काउंसिल थी जो कि जिसने बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ल ली। लेकिन बरतानिया में 1295 में मॉडल पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ साथ आम लोगों को भी रुकनियत दी गई, जिसने बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ल इख्तियार की। अगरचे इसमें काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन आती रही इस हाउस में। 1649 में जब बरतानिया में सिविल वॉर के नतीजे में एक रेवोल्यूशन आया और बरतानिया एक रिपब्लिक बना, तो क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड को ख़त्म कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन वो पावर में आई मुकम्मल तौर पर, यानी कि आम लोगों ने हुक्मरानी का आगाज़ किया। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं रह सका और ठीक 11 साल बाद 1660 में मोनार्कियल सिस्टम दोबारा बहाल हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दोबारा पावर्स मिल गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउस ऑफ कॉमन पावर हासिल करता गया। जैसे स्कॉटिश अलायंस जब 1707 में हुआ तब हाउस ऑफ कॉमन को पावर मिली। 1800 में आयरलैंड की यूनिफिकेशन हुई तो तब इसे पावर मिली। लेकिन बुनियादी तौर पर इसे पावर्स जो मिली हैं वो आखिरी सदी में मिली हैं। लास्ट सेंचुरी में 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पावर लेकर हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई और एब्सोल्युटली जो पावर से 1949 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को ट्रांसफ़र कर दी गई। बरतानिया में पार्लियामेंट को सॉवरन करार दिया गया। अमेरिका में अवाम सॉवरेनिटी की हामिल है। पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो इसी तरह जो बरतानिया में है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इट मींस हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन ये सॉवरन है, इसकी अथॉरिटी को कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट जो है ये कोई भी कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ये इसकी स्ट्रेंथ 650 मेंबर्स हैं। 650 मेंबर जो जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये मेंबर्स 25 साल की मिनिमम एज इनकी जो है 25 साल और इससे ज़ायद हैं। 5 साल के लिए इस हाउस को मुंतखब किया जाता है। इस हाउस को हेड स्पीकर कर रहा होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि इसी हाउस का मेंबर होता है, और इनका इजलास वेस्टमिनिस्टर पैलेस में होता है। तो दोस्तों, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन की अगर हम पावर्स की बात करें तो ये अनलिमिटेड पावर का हामिल है। ये हाउस तमाम तरह की जो रियल, अगर बरतानिया में हम कहें हु इज़ द रियल सॉवरन, देन ऑब्वियसली हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल तौर पर पावर्स है कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन
को भी अमेंड कर सकती है, यानी लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हामिल है हाउस ऑफ कॉमन। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जो कि हाउस ऑफ कॉमन को चैलेंज कर सके, हाउस ऑफ कॉमन की कानून साजी को रद्द कर सके। इवन अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की कन्वेंशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट वो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को चैलेंज कर सकती है, इवन प्रेसिडेंट के अहकामात पे भी जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बरतानिया में बरतानवी अदालत पार्लियामेंट की कानून साजी को चैलेंज नहीं कर सकती। बरतानवी पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये इस हद तक ये ताकतवर इदारा है। अब हम देखते हैं कि कानून साजी में इस इदारे का क्या रोल है। कानून साजी में अगर हम देखें कि सबसे अहम तरीन इंस्टीट्यूशन बरतानिया में वो हाउस ऑफ कॉमन है। इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन की अहमियत सिर्फ सेरेमोनियल है। तो अगर हम देखें कि बरतानिया में जो बिल्स की टाइप्स 4 हैं, यहाँ पर पब्लिक बिल है, प्राइवेट बिल है, हाइब्रिड बिल है और मनी बिल है। पब्लिक बिल जो है ये अवाम से मुतल्लिका होता है, प्राइवेट बिल किसी मखसूस इशू पे होता है और हाइब्रिड बिल इन दोनों में से कोई भी जो है मसला हो सकता है। और मनी बिल जो फाइनेंस से मुतल्लिका होता है, आमतौर पर जो है बजट वगैरह से मुतल्लिका। तो ये सिलसिला है बिल्स का। तो अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कोई भी बिल वो कानून कैसे बनता है। तो वो सिंपली हम देखें 3 इसमें रीडिंग्स होती है। फर्स्ट रीडिंग जो है, कोई भी बिल जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसका सबसे पहले टाइटल पढ़ा जाता है। तो उसके बाद सेकंड रीडिंग जो होती है, उस सेकंड रीडिंग में उस बिल पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में उस पर डिबेट होती है। फिर जो थर्ड सेशन है, थर्ड सेशन में जो है इसका वो कमेटी स्टेज है। कमेटी स्टेज में जो रेलिवेंट कमेटी जो है उसके पास वो बिल भेजा जाता है, वो टेक्निकली उसे देखते हैं, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट ये रिपोर्ट उसकी बनाकर भेज दी जाती है। तो ये रिपोर्ट स्टेज है। रिपोर्ट स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग होती है हाउस ऑफ कॉमन में। यहाँ से आप समझ लें कि अगर बिल क्लियर हो गया थर्ड रीडिंग में तो ये बिल पास है। प्रोसेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड अगर इस पर बातचीत कर सकता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस बिल को नल एंड वाइड करार दे या बिल को ख़त्म कर दे, बल्कि वो सिर्फ कुछ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ताकत नहीं है। स्क्रूटनी एंड अप्रूवल के लिए एट द एंड बिल जो है वो क्राउन के पास जाएगा और क्राउन के सिग्नेचर के साथ वो बिल कानून बन जाएगा। तो ये है बिलिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन सॉवरेनिटी का हामिल है, मुकम्मल तौर पर इख्तियारात उसके पास हैं, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं हाउस ऑफ कॉमन पे, कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1 तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुख्तलिफ स्टेट्स को दी हुई हैं, मुख्तलिफ इदारों को दी हुई हैं। तो वो इदारे मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं उस लेजिस्लेशन में। फिर जो कमेटीज़ को जो सजेशंस, कमेटीज़ की जो सजेशंस हैं बिल के मामले में, तो वो उससे इंडोर्स करना पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन को, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल लोग, टेक्नोक्रेट्स बैठे होते हैं जिनकी जो है बातों को इंडोर्स किया जाता है। अच्छा, फिर जो है पब्लिक ओपिनियन, वो बहुत अहम रोल अदा करती है कि अवाम लोग जो काम चाहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन हत्तुल मकदूर कोशिश करता है कि वैसे कोई लेजिस्लेशन ना की जाए। इसी तरह प्रेस जो हाइप क्रिएट किया होता है या प्रेस जिस रो में बह रहा होता है, तो वैसी लेजिस्लेशन हाउस ऑफ कॉमन करता है, उसके मुखालिफ, उसके बरक्स करने से इज्तनाब बरतता है। फिर अगर हम देखें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉज हैं, उन लॉज के अगेंस्ट कोई भी लॉ बरतानिया नहीं बनाता। इवन बरतानिया में बरतानवी कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि जो दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, बरतानवी पार्लियामेंट
हाउस ऑफ कॉमन उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ अभी ब्रेग्जिट हुआ है, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकला है, तो इससे पहले यूरोपीय यूनियन के लॉज भी जो हैं वो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को कंस्ट्रेंट कर रहे थे, लिमिटेड कर रहे थे। यही वजह है कि बरतानिया के लोगों ने अपने जो वो कन्वेंशंस, अपने रस्म रिवाज, अपने वो इदारों का तकद्दुस, उनकी सैंक्टिटी, उसको कुर्बान नहीं होने दिया और यूरोपीय यूनियन से निकल गए, ताकि जो बरतानिया की जो पावर है, बरतानिया उज़्मा की जो पावर है, वो दोबारा सिक्योर हो और बरतानिया अपने मुताबिक लेजिस्लेशन कर सके। तो ये बुनियादी तौर पर ये तमाम वो लिमिटेशंस थी। दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी मुल्क का है, अगर अमेरिका के बाद हम देखें तो वो बरतानिया का पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ये हाउस ऑफ कॉमन है, जो तमाम पावर का मंबा और माखज़ है। इवन अगर हम अमेरिका में भी देखें, अमेरिका में सदर के जो इख्तियारात उनको कांग्रेस चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है। कांग्रेस की जो है कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार सदर के पास मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी उसे जुडिशल रिव्यू के तहत उसे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे सकती है। लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं जो हाउस ऑफ कॉमन को चैलेंज कर सके। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये बिल्कुल एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है दुनिया में कि जिसके पास कानून साजी के भी इख्तियारात मौजूद हैं और जो जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स देख चुके हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हम आगाज कर रहे हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री के कब ये अदारा वजूद में आया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जिनको वो सर अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो ये सब हम आज के मौजू में देखेंगे। तो आगाज करते हैं दोस्तों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। याद रख लें, बरतानिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन के में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं उनको अवाम मुंतखब करती है और असल अथॉरिटी उनके पास है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये असल में नोबल्स एंड फ्यूडल्स और एलीट क्लास का मुरक्कब है। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जिनको किंग अपॉइंट करता है और ये एक सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है। इब्तिदा में तो इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स रही हैं, लेकिन अब इसके पास पावर ना होने के बराबर है। तमाम तरह की पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को मुंतकिल हो चुकी है। हाउस ऑफ कॉमन को जो है जो उसकी प्रोसीडिंग को रन करता है वो स्पीकर, और हाउस ऑफ कॉमन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है। यहां तक ताल्लुक है हिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर की सीट का, तो ये बुनियादी तौर पर सर रॉबर्ट वॉलपूल 1921 में ब्रितानवी पहले प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किए जाते हैं। असल में ये सीट इसके वजूद में आने की बुनियादी वजह 1688 का वो रेवोल्यूशन है जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1688 से लेकर 1720 तक का अरसा जो है इसमें आवाम की तरफ पावर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होती गई। तो यही वो लम्हा था कि जिधर 1721 में सर रॉबर्ट वॉलपूल को बरतानिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगरचे इब्तिदा में इस इंस्टीट्यूशन के पास पावर कम थी, ओहदेदार के पास पावर कम थी, लेकिन ग्रेजुअली ये पावर बढ़ती रही है। 1830 का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम
इमर्ज हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इमर्ज हुई, और प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा वो पहले की निस्बत ज्यादा ताकतवर हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है, इसकी पावर्स जो इसके पास आई हैं वो 20वीं सदी में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स इसकी इंक्रीज हुई हैं। और ये भी आप याद रख लें कि पहले इब्तिदा में प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से होता था, लेकिन 1901 के बाद ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ और पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन से होना शुरू हुआ, और हत्ता कि 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, उसके तहत हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ज्यादा पावर्स आ गई। और यही वो डिसेसिव मोमेंट था कि जिधर प्राइम मिनिस्टर की भी पावर इंक्रीज हुई। और फिर ये कि अब प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव हेड एज वेल एज लेजिस्लेचर हेड है। ये कैबिनेट को भी प्रिजाइड करता है, कैबिनेट को भी हेड करता है, इसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स को भी हेड करता है। और जो अगर हम देखा जाए बरतानिया में पावर का जितना भी मरकज है वो प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमता। अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस, जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो क्या है। पहले तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर हैं वो 650 मेंबर्स हैं, जिनको अवाम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के प्रिंसिपल के मुताबिक उनको इलेक्ट करती है। और यही मेंबर 650 मेंबर्स ये पार्लियामेंट में आते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनते हैं। मेजॉरिटी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, अपना स्पीकर चुनती है, और स्पीकर चुनने के बाद लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग के जरिए चुना जाता है। मेंबर हजरात, पार्लियामेंट के मेंबर हजरात प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अगला काम होता है कि उसने अपनी कैबिनेट फॉर्मेट करनी है। और प्राइम मिनिस्टर एट अ टाइम अपनी कैबिनेट का भी हेड होता है और लेजिस्लेचर यानी हाउस ऑफ कॉमन का भी हेड होता है। और 5 साल की मुद्दत होती है, और इस 5 साल की मुद्दत में प्राइम मिनिस्टर ने अपने फंक्शन सर अंजाम देने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी वो पावर्स हैं, वो फंक्शंस हैं जो वो सर अंजाम दे सकता है। नंबर 1 तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द कैबिनेट होता है, और ये जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं सारे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। दूसरे नंबर पर वो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन होता है। हाउस ऑफ कॉमन जिसे बरतानिया का सबसे ताकतवर चैम्बर कहा जाता है, उसका ये हेड होता है। कैबिनेट जो फंक्शनली एग्जीक्यूटिव हेड होती है, एग्जीक्यूशन के लिहाज से बरतानिया का सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है, इवन वो भी पीएम हेड करता है। लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए पीएम की पर्सनैलिटी वो मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होती है बरतानिया में। ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन क्वीन एंड कैबिनेट। कैबिनेट के दरमियान ये एक मीडिएटर होता है। और फिर उसके बाद इसके पास जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स है, जितने भी अहम ओहदेदार हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर सिविल एंड मिलिट्री चीफ्स को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैबिनेट, सबको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर उसके बाद देखें कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेड होता है, नेशनल लीडर होता है। जब भी कोई कैजुअलिटी होती है, कोई मसला आता है, कोई नेशनल डिजास्टर होता है, तो पूरी कौम फोकस करती है टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा जो चेयरमैन होता है मुख्तलिफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का, इसके साथ साथ वो चीफ एडवाइजर ऑफ क्वीन भी होता है। इसके साथ साथ फॉरेन अफेयर का हेड होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री उसके अंडर चलती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार भी है कि जिस पार्लियामेंट ने उसे जन्म दिया, जिस हाउस ऑफ कॉमन ने उसे जन्म दिया, वो उसे डिसॉल्व भी कर सकता है। वो क्वीन को मशवरा देगा कि हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो हाउस ऑफ कॉमन डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसकी सेटलमेंट में प्राइम मिनिस्टर का की रोल होता है।
ये है तमाम वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश। फिर हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो क्या क्या है, कौन कौन सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स मोनार्क, टूवर्ड्स पार्लियामेंट, टूवर्ड हिज पार्टी, यानी मोनार्क को रिस्पॉन्सिबल वो तो कन्वेंशनली होता है, जबकि हकीकत में प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी देन मोनार्क। उसके बाद अब डेफिनेटली पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है और अपनी पार्टी को जवाबदेह होता है, तो पार्लियामेंट और पार्टी को उसने साथ साथ लेके चलना होता है। इवन अपने जो कैबिनेट के मेंबर्स की भी जितनी भी कारकर्दगी उसको उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने ही देना होता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में और इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर वो अगर वो सही फंक्शन नहीं सर अंजाम दे रहा तो सारी कैबिनेट उसकी जिम्मेदार होती है और सारी कैबिनेट की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर होती है और यूं प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही देनी पड़ती है और इसके साथ साथ अपनी पार्टी को भी वो हेड कर रहा होता है तो पार्टी को भी जवाबदेह होता है। इसके साथ साथ एक मखसूस मंशूर के मुताबिक ताकत में आया होता है तो पब्लिक ओपिनियंस भी उसकी पावर को कंस्ट्रेंट कर रही होती है। प्रेस का भी रोल काफ़ी हद तक है इसके। इसी तरह इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी प्राइम मिनिस्टर की पावर को कंस्ट्रेंट करते हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी इज द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी of United Kingdom, being a head of House of Commons, being a leader of cabinet, being a leader of the whole state. He is the most powerful personality जो कि एग्जेक्टिव हेड होता है, लेजिस्लेचर हेड होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए गवर्नमेंट की, बरतानिया की तमाम गवर्नमेंट की पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही होती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहे तो हाउस ऑफ कॉमन्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। यूं हम कह सकते हैं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से दुनिया का ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर है। कन्वेंशंस, बरतानवी आइन में रस्म रिवाज की अहमियत। दोस्तों आज के मौजू में हम बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन की रस्म रिवाज के बारे में जानेंगे। ये रस्म रिवाज क्या है, रस्म रिवाज और कानून में क्या फ़र्क है, इसके मकासद क्या है और ये कि ये कन्वेंशंस कौन कौन सी कन्वेंशंस है, किस किस इदारे के लिए कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो आगाज़ करते हैं। कन्वेंशंस असल में ये बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 800 साल तक का ये सफ़र, ये एवोल्यूशन, इसमें अगर कोई बाइंडिंग फोर्स है तो वो कन्वेंशंस हैं, यानी कि रस्म रिवाज जिस पर शुरू से ही अमल दरामद होता आ रहा है और होता रहेगा। ये आप कह लें कि ये अगरचे कोर्ट से जो इन्फोर्स नहीं होती, कोई भी अदालत इसे इन्फोर्स नहीं करती, लेकिन ये समझा जाता है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, आपके पास ऑफिस होल्डर है, तो आपने रस्म रिवाज के मुताबिक काम करना है, रस्म रिवाज के अगेंस्ट काम नहीं करना। अगर आप रस्म रिवाज के अगेंस्ट काम करेंगे तो बरतानवी असल में जो कि रवायत पसंद है, जो कि रस्म रिवाज के रुस्या है, वो ऐसे लोगों को फिर दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से हम देखें बरतानिया में रस्म रिवाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब ये रस्म रिवाज है क्या, ये हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशंस आर जनरली एक्सेप्टेबल रूल और प्रैक्टिस, कि ये सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको लोग पसंद करते हैं कि इन पर अमल दरामद हो। असल में यहाँ पर एक और हमारे लिए मसला है कि हम कन्वेंशंस और कस्टम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। कन्वेंशंस बेसिकली ये
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन करते हैं ये उसके बारे में है। इसके बरक्स कस्टम क्या है, जो कि आम लोगों में एक काम है या एक कोई रस्म रिवाज है, उस पर तसलसल के साथ अमल दरामद हो रहा है, उसे हम कस्टम कहते हैं। तो लिहाजा ये एक जनरल बिहेवियर है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑफिस होल्डर जो सर अंजाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लॉज और कन्वेंशंस में फर्क क्या है। लॉज और कन्वेंशन में बुनियादी तौर पर जो फर्क है, लॉज को बकायदा कोर्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं, लॉज रिटन फॉर्म होते हैं, लेजिस्लेट हुए होते हैं, पार्लियामेंट ने उसे पास किया होता, बाद में इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स, इसके लिए स्पेशल बॉडीज होती हैं। इसके बरक्स रस्म रिवाज ये असल में सदियों से जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे प्रैक्टिस हो रही है एज इट उस पर अमल दरामद होता, इसके पीछे कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं, कोई इन्फोर्स करने वाला इदारा मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स हम देखते हैं कि लॉज जो है वो अनचेंजेबल है, जब तक के कोई पार्लियामेंट उससे चेंज ना करे तब तक वो अनचेंजेबल है, जबकि कन्वेंशंस इनमें इतनी लचक मौजूद होती है कि वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। लेकिन तब्दीलियां कौन सी, जो कि लोगों की मंशा के मुताबिक हो। अच्छा, वायोलेशन ऑफ लॉ जो है उस पे सजा मिलती है। इसके बरक्स कन्वेंशंस पर, रस्म रिवाज पर अमल दरामद ना करने से सजा तो नहीं मिलती, लेकिन लोगों की नजरों में ऐसा बंदा जो कि रस्म रिवाज पर अमल दरामद नहीं करता वो अपनी अहमियत खो बैठता है। डेफिनेटली लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स, ऑन द अदर साइड यहाँ पर इन्फोर्सिंग कोई अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनको कहा जाता है कन्वेंशंस को, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब जो जो रूल्स हैं अगर उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, लेट्स सपोज के किंग मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत नहीं देता, तो ये आप कह लें कि ये रिवाज के खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि किंग उसी पार्टी को दावत देगा जिसने अक्सरियत हासिल की है। और फिर कन्वेंशंस पर अमल करने वाले लोगों को अवाम पसंद करती है और दोबारा चुनती है। कन्वेंशंस अनरिटन है जबकि लॉज रिटन होते हैं। लॉज में क्लैरिटी है जबकि कन्वेंशंस में क्लैरिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कन्वेंशंस के मकासद क्या है। नंबर एक तो ये हाउस ऑफ कॉमन या आप कह लें कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को कायम रखती है, इंश्योर करती हैं कन्वेंशंस। और फिर इट प्रोवाइड्स रूल ऑफ कोऑपरेशंस अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनमें कोऑपरेशन का रूल प्रोवाइड करती है। और फिर ये गाइडलाइन फराहम करती है कि गवर्नमेंट ने किस अंदाज में फंक्शन करना है, और फंक्शन भी वो जो कि अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल हो, लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की मंशा के मुताबिक हो। फिर ये गाइडलाइन फराहम करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे स्मूथली रन करना है, कैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथली रन किया जाए। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेट फंक्शन, कि स्टेट ने कैसे फंक्शन करना है। मतलब हम लोग अगर कन्वेंशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो काफी हद तक हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टेट कैसे फंक्शन करती है। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कुछ अहम कन्वेंशंस को हम देख लें। जनरली जो अहम कन्वेंशंस, किंग इज द फाउंटेन ऑफ ऑल लॉज, किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, पार्लियामेंट मीट वंस अ ईयर, देयर वुड बी टू पार्टी सिस्टम इन ब्रिटेन, and there would be collective ministerial responsibility system in cabinet, and UK queen must be प्रोटेस्टेंट। ये सब जनरल आप कह लें कन्वेंशन। अब हम देखते हैं कि क्राउन से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन सी हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन सी हैं, कैबिनेट से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशंस हैं।
तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्राउन से मुतल्लिका जो कन्वेंशंस हैं, तो डेफिनेटली किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, किंग इज द सोर्सेस ऑफ ऑल लॉज। और अब किंग की ही ये रस्म है, ये रवाज है कि ही वुड इनवाइट द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी टू फॉर्मेट द गवर्नमेंट। तो ये है, फिर किंग के पास वीटो पावर है कि वो किसी भी लॉ को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी हुकूमत को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन ये तमाम वीटो पावर्स होने के बावजूद ही नेवर यूज इट्स वीटो पावर। तो फिर उसके बाद देखें, किंग के लिए जरूरी है कि वो साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफा जरूर बुलाए, तो ये जरूरी है। अच्छा, किंग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। असल में तो ये एक प्रोसीजर है, लेकिन कन्वेंशन के मुताबिक किंग सिलेक्ट करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर किंग को कहे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, तो किंग को पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी होगी। अगर पार्लियामेंट ने यानी हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने कोई लॉ पास किया है, तो किंग की अप्रूवल के बगैर वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन रस्म यही है कि किंग उससे जरूर साइन करेगा, उस लॉ को जरूर पास करेगा। किंग के लिए यह भी जरूरी है कि वो कैबिनेट की एडवाइस पर अमल दरामद करे। तो ये किंग से मुतल्लिका कुछ कन्वेंशंस हैं। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट, जो कि आप कह लें कि एग्जेक्टिव पावर का हामिल इदारा है, उसकी कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं। नंबर 1 तो कैबिनेट इज आंसरेबल टू हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन को वो आंसरेबल है। फिर हाउस ऑफ कॉमन अगर चाहे तो उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, अगरचे एग्जेक्टिव पावर का हामिल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है कैबिनेट, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन कैन डिसॉल्व इट। कैबिनेट में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अगर कोई एक भी मिनिस्टर वो कोई गलती का मुर्तकब होगा, तो तमाम कैबिनेट गलती की मुर्तकब होगी और तमाम को सजा मिलेगी। अगर किसी एक मिनिस्टर की गलती की वजह से कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ा, तो ये भी किया जाएगा। फिर पीएम कैन डिसॉल्व दी कैबिनेट, पीएम के पास ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि ही कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ये कैबिनेट और किंग के दरमियान एक ब्रिज होता है, वो कैबिनेट के पैगाम क्राउन तक और क्राउन के पैगाम कैबिनेट तक पहुंचाता है। तो ये कुछ कन्वेंशंस है रिलेटेड टू कैबिनेट। नाउ कन्वेंशन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट फॉर्म होती है, तो स्पीकर जब बनाया जाता है, तो स्पीकर चाहे जिस भी पार्टी का है, बेसिकली स्पीकर तो विनिंग पार्टी से मुतल्लिका होता है, लेकिन कन्वेंशन है कि स्पीकर हमेशा न्यूट्रल रोल अदा करता है। अगर ऐसा स्पीकर न्यूट्रल रोल अदा कर रहा है, तो यहां पर कहा जाता है वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, हमेशा वो स्पीकर रहेगा, नेक्स्ट भी वो बिला मुकाबला स्पीकर बन जाएगा। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड कंटेन्स ओनली लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स पर मुश्तमिल होगी। हाउस ऑफ कॉमन कंटेन्स ऑन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर ये है कि साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफा बुलाना जरूरी है, बादशाह बुलाता है। क्राउन स्टार्ट करता है, जो पहला सेशन पार्टी का है वो क्राउन स्टार्ट करता है। अच्छा, बिलिंग प्रोसेस जो है पार्लियामेंट में, जो बिलिंग प्रोसेस है कि 3 रीडिंग्स होगी हाउस ऑफ कॉमन्स में, कमेटी स्टेज आएगी, कमेटी स्टेज के बाद जो ये जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ लॉर्ड से किंग का अप्रूवल होगा। तो ये भी जो स्टेजेस हैं ये रिटन नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस के जरिए इन पर इंप्लीमेंट किया जाता है। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो बरतानिया का अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, जबकि इनके सिर्फ वही नुमाइंदगान जो कि जिनका ताल्लुक हाउस ऑफ अपील से है, वही जो है कानूनी फराइज सर अंजाम देते हैं। अब हम देखें कि ये कन्वेंशंस बरतानिया में बहुत अहम रोल अदा करते हैं।
आप कहते हैं कि बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो अनरिटन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनरिटन कन्वेंशंस है, पब्लिकली एक्सेप्टेबल कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस जो कि अब तक बरतानिया में जिन पर अमल दरामद होता आ रहा है। यही वजह है कि बरतानिया का आइन ये रिलायबल है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये कन्वेंशंस बरतानवी प्रैक्टिसेस में अहम रोल अदा कर रही हैं। क्राउन, आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि बरतानवी आइन में क्राउन का क्या रोल है, बादशाह का क्या किरदार है, बादशाह की बादशाही निज़ाम की तारीख क्या है, इसने बरतानवी तारीख पर क्या क्या असरात छोड़े हैं, फिर बादशाह की जो पावर्स हैं, इसके जो फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके साथ साथ बादशाह से मतलब जो भी कन्वेंशंस हैं वो आज के मौजू में देखेंगे। और साथ साथ क्राउन, बादशाही निज़ाम बरतानिया की ज़रूरत क्यों है, इन सब मौज़ूआत पे आज हम रोशनी डालेंगे। तो पहले तो ये याद रख लें कि बरतानवी लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, वो शाह प्रस्त हैं। कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बरतानवी बादशाह हमारे दिलों में बसता है और लोग नहीं चाहते कि बादशाही निज़ाम को बरतानिया से ख़त्म किया जाए। बुनियादी तौर पर एंग्लो सैक्सन दौर से लेकर अब तक बादशाही निज़ाम में सिर्फ 11 साल का तातुल आया है, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक बादशाही निज़ाम चलता जा रहा है। अगरचे बादशाह पावरलेस हो चुका है, उसके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बरतानवी लोग बादशाही निज़ाम को पसंद करते हैं। क्राउन जो है लोगों के अकीदों का हिस्सा बन चुका है, यानी कि लोग इस हद तक वालेहाना अंदाज में बादशाह से मोहब्बत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि अगरचे बादशाह आज सेरेमोनियल है, इस सेरेमोनियल बादशाही निज़ाम को ही ख़त्म किया जाए, तो लोग नहीं चाहते। तो अगर हम देखें क्राउन की हिस्ट्री, एंग्लो सैक्सन दौर से क्राउन का जो है राज है, इससे पहले कहा जाता है कि क्राउन को लोग मुंतखब किया करते थे, लेकिन उसके बाद नस्ल दर नस्ल जो भी बादशाह बनता उसका बेटा या उसके ख़ानदान से कोई ना कोई बादशाह बनता। तो क्राउन की अगर हम तारीख देखें, बरतानिया में क्राउन का जो ज़वाल का आगाज़ हुआ है या क्राउन ने जो अवाम को इख्तियारात सौंपना शुरू किए हैं, तो वो 1215 में मैग्ना कार्टा के ज़रिए बादशाह ने अपने टैक्स के इख्तियारात बैरन्स को दे दिए कि बादशाह बैरन्स की मर्जी के बगैर अवाम पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बादशाही निज़ाम में उतार चढ़ाव आता रहा, हत्ता कि कई सिविल वॉर्स भी लगी और बादशाह ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी किया। लेकिन 1642 में बरतानिया में सिविल वॉर का जो आगाज़ हुआ, उसने बरतानवी तारीख पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। यही वजह है कि किंग चार्ल्स को 1649 में एग्जीक्यूट किया गया, उसे फांसी दी गई और 1649 से लेकर 1660 तक बरतानिया में बादशाही निज़ाम का खात्मा हुआ। लेकिन इस दौरान एक आर्मी डिक्टेटर जनरल क्रॉमवेल ने बरतानिया पर हुक्मरानी की और इस गलत अंदाज में की कि बादशाह के अब बरतानवी लोगों के अकीदों का ये हिस्सा बन चुका है कि बादशाही निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि क्रॉमवेल के वफ़ात के बाद 1660 में बरतानिया में बादशाही निज़ाम का दोबारा आगाज़ किया गया और आज तक इसमें कोई ताअत्तुल नहीं आया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में अगरचे बादशाह की ताकतों को कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी बादशाही निज़ाम बरतानवी मजाज का हिस्सा रहा। पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949 में भी बादशाह की मुकम्मल तौर पर पावर्स का खात्मा कर दिया गया, लेकिन बादशाह का ओहदा बरकरार रहा। अब हम देखते हैं कि
ये किंग और क्राउन में क्या फर्क है? बरतानिया में एक बात कही जाती है कि क्राउन नेवर डाई, बादशाह कभी भी नहीं मरता। इससे मुराद है वो बादशाह का जो ओहदा है, बादशाह का वो इंस्टीट्यूशन है, बादशाही इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी नहीं मरता। क्राउन बरतानिया में समझा जाता है कि 3 इदारों का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 हाउस ऑफ लॉर्ड, नंबर 3 हाउस ऑफ कॉमन्स। ये सारा इंस्टीट्यूशन मिलकर क्राउन बनता है। इसलिए कहा जाता है कि बादशाह तो अगरचे मर जाता है लेकिन क्राउन हमेशा जिंदा रहता है। अगरचे शुरू में मोनार्क के पास वो तमाम पावर्स जो मौजूद थी वो बादशाह से ले ली गई, लेकिन ये इस इंस्टीट्यूशन के पास वो तमाम पावर्स मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि किंग इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स, यानी क्राउन जो है, ये क्राउन का इंस्टीट्यूशन ये तमाम पावर्स का मंबा और मरकज है। अब हम देखते हैं कि बादशाह के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन से प्रीरोगेटिव्स हैं, क्या क्या वो फंक्शंस अंजाम दे सकता है। कहा जाता है कि बादशाही निज़ाम जो अवाम की तरफ मुंतकिल हुआ तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि बादशाह ने अवाम को फंडामेंटल राइट्स देना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देना शुरू की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हाउस ऑफ कॉमन की तरफ पावर्स आना शुरू हुई और यूं पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की वजह से बादशाह के इख्तियारात का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होता गया। लेकिन इस सब के बावजूद ये क्राउन का इंस्टीट्यूशन, बादशाही निज़ाम, ये तमाम पावर्स का मंबाओ माखज समझा जाता है। कहा जाता है किंग इज द फाउंटेन ऑफ ऑल पावर्स, तमाम पावर्स जो है बादशाह की जात में मरकूज हैं। किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जितने भी बरतानिया में कोर्ट्स डिसीजंस देती है, इंसाफ करते हैं, वो बादशाह के नाम पर करते हैं। इसी तरह कहा जाता है किंग इज द सोर्सेज ऑफ ऑल लॉज, जितनी भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है वो भी बादशाह के नाम पर की जाती है। किंग एंजॉयज ऑल पार्लियामेंट्री पावर्स, जितनी भी पार्लियामेंट की जो ताकतें हैं ये सारी बादशाह की जात में मरकूज है। ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, बादशाह जो है वो आर्मी का कमांडर इन चीफ है। सबसे बड़ा ओहदा भी बादशाह की जात में मरकूज है, यानी प्राइम मिनिस्टर भी बादशाह के मातहत है। अगर चाहिए कन्वेंशंस के लिहाज से ये तमाम पावर्स बादशाह के पास हैं। किंग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज नेशन, इंटरनेशनल सिनेरियो में जो भी इनके डिप्लोमेट्स मुकर्रर किए जाते हैं वो रॉयल के नाम से मुकर्रर किए जाते हैं, और दुनिया में जो भी कॉमनवेल्थ ममालिक में काम किया जाता है वो बादशाह के ही नाम से किया जाता है। बरतानिया में किंग इज द रिलीजियस हेड, मजहब को भी लीड बादशाह कर रहा है, और ये कहा जाता है किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, बादशाह कभी भी गलत नहीं करता। यानी जितनी भी लेजिस्लेशन होती है अगर उसमें कोई गलती हुई या कोई कोताही हुई है तो उसका जिम्मेदार मुतलका अदारा है, पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन। किंग कभी भी इसका जिम्मेदार नहीं है। सो किंग कैन नेवर डू रॉन्ग। फिर हम देखें कि बादशाह से मुतल्लिक जो कन्वेंशंस हैं ये असल में पावर एंड फंक्शंस एंड द किंग प्रीरोगेटिव्स जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं ये कन्वेंशंस हैं। तो कन्वेंशंस में अगर हम बुनियादी कन्वेंशंस देखें, किंग कैन नेवर डाइज, किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, किंग इज द सोर्सेस ऑफ ऑल लॉज। इसी तरह किंग जो है वो इनवाइट करता है मेजॉरिटी पार्टी को ताकि वो आके हुकूमत फॉर्मेट करे। किंग हैज वीटो पावर, किंग के पास वीटो पावर है, ही कैन नेवर यूज इट, लेकिन वो इसे कभी यूज नहीं करता। लेकिन किंग के पास ये कन्वेंशन के लिहाज से उसके पास वीटो पावर है। किंग मस्ट कॉल वन सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, किंग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को मुंतखब करता है।
अगर प्राइम मिनिस्टर बादशाह को कहे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे तो बादशाह पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता है। उसके पास, किंग के पास ये भी पावर है कि जितनी भी लॉज पास करेगी पार्लियामेंट, वो तमाम के तमाम लॉज किंग के साइन के बगैर वो लॉज नहीं बन सकते। इसी तरह किंग जो है वो कैबिनेट को भी एडवाइस कर सकता है। तो ये सारी कन्वेंशंस है क्राउन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि क्यों बादशाही निज़ाम बरतानिया में एग्जिस्ट कर रहा, अभी तक ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ। जबकि एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत कही जाती है, किसी ने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 5 ही बादशाह रहेंगे, एक वक्त आएगा दुनिया में 5 ही बादशाह रहेंगे, 4 ताश के और 5वां बरतानिया का बादशाह। और हकीकत यही है कि दुनिया में बादशाही निज़ाम ख़त्म हो रहा है। इसके बरक्स बरतानिया ने ताज को अपने सर पर सजाया हुआ है। अभी तक बरतानिया में क्राउन मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग क्राउन को पसंद करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने वाज़ह तौर पर कहा था कि हम बादशाही निज़ाम को कभी नहीं ख़त्म कर सकते। क्यों? क्योंकि बादशाह लोगों के दिलों में जिंदा। इसी तरह बादशाह जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। जैसे पार्लियामेंट्री निज़ाम में जो पोजीशन प्रेसिडेंट की है, बरतानिया में बादशाह की वो पोजीशन है। इसके साथ साथ इन ममालिक में जिधर प्रेसिडेंट मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ काम किए जाते हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स को इलेक्शंस के जरिए लाया जाता है, कुछ को पार्लियामेंट्री वोट्स के जरिए लाया जाता है, तो उस पर जो अखराजात होते हैं वो इस बादशाही निज़ाम पर नहीं होते, बल्कि कम अखराजात होते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस भी बादशाह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, जिसकी वजह से बरतानिया में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन आसान हो जाता है। इसी तरह बादशाह जैसे ही पार्लियामेंट मुंतखब होती है, मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने का कहता है। अच्छा, बादशाह जो है यूनिटी ऑफ कॉमनवेल्थ, मतलब कॉमनवेल्थ ममालिक में एक यूनिटी का अलमबरदार है। जितने भी ममालिक पर बरतानिया ने हुकूमत की है, बादशाह उनमें यूनिटी का अलमबरदार है, उनका एक सेरिमोनियल हेड है। और बादशाह को अगर देखा जाए कि वो कभी भी जमहूरी निज़ाम में ताअत्तुल का बाइस नहीं बना। ही नेवर इंटरवेन्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। बाकी अगर हम देखें बरतानिया में ये क्राउन क्यों मौजूद है, 11 साल का वो अरसा, 1649 से लेकर 1660 तक का अरसा जिसमें बरतानिया में डिक्टेटरशिप रही, वो डिक्टेटरशिप के लम्हात आज भी बरतानवी अवाम के लाशऊर में मौजूद हैं। उसमें जो जुल्म सितम बरतानवी अवाम पर हुआ, लिहाजा बरतानवी अवाम नहीं चाहती कि दोबारा बादशाही निज़ाम का खात्मा किया जाए और दोबारा वही डिक्टेटरशिप का निज़ाम वापस आ जाए।